This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः श्रावण शुद्ध पंचमी नागपंचमी इति लोके दिनांक 13 अगस्त 2021 रसरत्नसमुच्चय शंखं चक्रं जलधान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामाश्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्योऽयं प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषट्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षति आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरः अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। ओम शांति शांति शांति। सचंद्रिकंच किट्टाभं व्योमन ग्रसेदरसा ग्रसितंच नियोज्यंत लोभे चैव रसाय। तर अगर सचंद्रिक या किट्टाभ इस प्रकार का अपराध है तो वो भारत के द्वारा ग्रास नहीं होता, इसलिए ग्रसितंच नियोज्यंत जो ग्रसित हो सकता है वो यह ग्रसित हो गया है उसी को लोह या रसायन में प्रयोग उसका करना। निश्चंद्रिकं वृतं व्योम सेव्यं सर्वगतेषु सेवितं चंद्रिकायुक्तं मेहमंदांधरं चरित। निश्चंद्रिक जो है अपरभस्म वो सर्वगतेषु सर्व रोगों में उसका सेवन करना चाहिए। चंद्रिका युक्त अगर सेवन करेंगे तो वो मेह और मंदान इस प्रकार के रोग निर्माण करता है। यैरुक्तं युक्तिर्निमुक्तैः पत्राभ्रकरसायनं तैर्दृष्टं कालकूटाख्यं विषं जीवनहेतवे तत्त्वार्थं सेवनार्थं च योगे शोधिताभृतम् अन्यथा त्वगुणं कृत्वा विकरोत्येव निश्चितम्। यही युक्ति निमुक्तैः पत्राभक रसायनम उक्तम। युक्ति निर्मुक्त युक्ति निर्मुक्त युक्ति बहिष्कृत ही आज्ञे ही युक्ति मनादृत्य। तो युक्ति को छोड़कर अभ्रक बस में पत्राभ्रक रसायन बताया गया है, जिन्होंने बताया है
तैर्दुष्टं कालकूटाख्यम विषम जीवन हेतु। तो उनके अनुसार से कालकूट विषय वो जीवन का कारण है, इस प्रकार से हो जाए तो ये बिल्कुल गलत इस प्रकार की बात। तत्वार्थम सेवनार्थं च ये शोधिता प्रकार, सत्व करने के लिए या सेवन करने के लिए शोधित अभ्र का ही प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा त्वगुणं कृत्वा विकुरुत्येव निश्चितम्, अन्यथा वो विगुण करके विकार निर्माण करता है। प्रतत्तम सप्तवाराणि निक्षिप्तं कांजिके भृगम्, निर्दोषं जायते नूनं प्रक्षिप्तं वापि गोजले। तो 7 बार गर्म करके कांजी में अगर अभ्र डाला जाता है तो निर्दोष हो जाता है। उसी प्रकार से गोजल में, गोमूत्र में कराया जाता है तो भी इस प्रकार का निर्दोष हो जाता है। त्रिफला क्वथिते चाले भगवान दुग्धे विशेषता, त्रिफलाक्वाथ में या फिर गो के दूध में ततो ध्यानाभ्रतं कृत्वा पिष्ट्वा मत्स्याक्षिकारकार मत्स्याक्षिकारसे चक्रिं कृत्वा विशोष्याथ पुटेर अर्जे भके पुटे देव हि षड्वारं पौनर्नवरसैः सह कलाश कंकणेनापि सम्मर्द्यं कृतचक्रिकम्। ठीक है। ततो धान्याभ्रकं कृत्वा पिष्ट्वा मत्स्याक्षिकारसैः, तो धान्याभ्रक करके, धान्याभ्रक करके का मतलब क्या होता है ये थोड़ा देखेंगे शायद। मत्स्याक्षिका रस में उसका पेषण करे, चक्री कृत्वा, और फिर उसकी चक्री का बना के विशोष्य उसको सुखा दे। पुटे अर्धे ब्रके, ये क्या समझ में नहीं आ रहा शब्द। पुटे पुटे देव ही षडवार पौनर्नव रसैस, इसी प्रकार से 6 बार पुनर्नव रस के साथ पुट देना है। कलाश टंकणे नापी सम्मर्द्य कृत चक्र का, कलाश का क्या मतलब है, और टंकण, इससे भी मर्दन करके कृत चक्रिका करके अर्धे भाग पुटैस तद्वत् सप्तवारं पुटेत्। अर्ध इभ ऐसा अगर है अर्धे भके, तो इभ का मतलब हाथी, हाथी है, तो अर्धे भके आधा गजपुट इस प्रकार का होगा। सप्तवारं पुटेत् खलु, एवं रासा रसेनापि तंडुलीय रसेन च प्रपुटेत् सप्तवाराणि पूर्व प्रोक्त विधान। वासा रस, तंडुलीय रस 7 भाग पूर्वी के, एवं सिद्धा हत सर्व योगेशु विनियोजे, इस प्रकार से वो सिद्ध हो जाता है, मृत हो जाता है, और सर्व योगेशु विनियोजे, सर्व योगों में उसका प्रयोग करें। चूर्णारूढ़ शाली संयुक्तम वस्त्रबद्धम ही कांची के निर्यातम पतना हस्त्रान धान्याभ्रमिति कथ्यते। तो धान्याभ्रम का विधि नीचे आया है। चूर्णाभ्रम शाली संयुक्तम वस्त्रबद्धम ही कांची के निर्यात वदना हस्त्रा धान्याभ्रम इति कथ्यते। वदना हस्त्रा नहीं समझ में आ रहा है। धान्याभ्रम विधि में चूर्णाविधि, चूर्णाभ्रम अपरचूर्णम शाली संयुक्तम, उसमें शाली डाल के, यद्यपि अत्र शाली परिमाणं नोक्तम तथापि तत्वांतर तंत्रांतरानुसरणात् पादमित शाली धान्य धान्व सहितम बोद्धकम तथा रसे तथा च रसेंद्र सार संग्रह पादांशम शाली संयुक्तम। तो एक पाद उसमें शाली देनी है। अभ्रकम कंबलोदरे विरावस्थापयेत्
नवरे तत् किल मर्दय दृढ़ विरावह। तो कंबल में इसको लपेटना है, अभ्रक और ये शाली, इस प्रकार से। अब शाली का मतलब शाली ही लेना इस प्रकार का होगा। मैंने पहले सोचा था कि लाजा का संबंध है, लेकिन लाजा नहीं है, ये तो शाली ही है। और फिर उसको मर्दन अच्छी तरीके से करे। कमलात गलितम श्लक्ष्णम वालुकारहितं च तत् तद्धान्याभ्रमिति प्रोक्तम अभ्रमारण सिद्धि। तो कंबल से जो बाहर आएगा वो, तथा वालुका रहित चेत, वालुका भी उसमें नहीं होनी चाहिए। तद्धान्याभ्रमिति, उसको धान्याभ्र इस प्रकार के कहते हैं। प्रथम अभ्रमारण सिद्धि। निर्यातम निर्गतम, निर्यात का मतलब उसमें से निकला हुआ, इस प्रकार के। अभ्रम चूर्णितं कृत्वा पादांश शालिधान्येन सह स्थूलवस्त्रे बद्ध्वा काञ्चिके तावन्मर्दनीयं यावत् वस्त्रच्छिद्रात् श्लक्ष्णवालुकारहितः सत् निर्याति तद्धान्याम्रमिति स्मृतम्। इसको फिर कंबल में बांध कर कांजी में स्वेदन करना है उसका। और फिर हाथ के मर्दन से जितना अभ्रक इसमें से निकल आएगा, इसमें वालुका का जनरल वास्तव में नहीं है, वालुका का नहीं है, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि वालुका निर्यात, निर्यात यानी कि निकला हुआ, बाहर आया हुआ। वस्त्रबद्धमी कांजी के निर्यात मर्दनात् अस्त्राधान्याम स्त्रो क्यों आया है? धान्याम्रम कासमर्दस्य रसेन परिमर्दितं पुटं दशवारेण म्रियते नाथ संशय। तो कासमर्दक के रस से परिमर्दित करके 10 बार कूट दिया जाता है, तो वो निश्चित रूप से उसका मारण हो जाता है। तत्वन मुस्ता रसे नापी तंडुलीय रसे नीचे, उसी प्रकार मुस्ता या तंडुलीय के रस के सहायक से निवृत्त होता है। पीतामलक सौभाग्य पृष्ठम चक्रीकृताभ्रकम पुटतम षष्टिवाराणि सिंधूराभम प्रजायते क्षयाद्यखिल रोगग्नम विभेद रोगानुपान। पीतामलक सौभाग्य पिष्टम, हाँ, पीतामलक, पीतामलक सौभाग्य हरिद्रामल, सौभाग्य मतलब हरिद्रा है। मलकंठ सह मर्दिता, हरिद्रा अमलक टंकण ही सह मर्दिता। पीतामलक सौभाग्य, तो पीत का मतलब हरिद्रा है, अमल का और सौभाग्य का मतलब टंकण। आता बाजारात मिळणारे अभ्रक भस्म मुस्ता मारीत मिळतं, ऑलमोस्ट 90%, 95%। अगर तंडुलिये का रस में करते हैं तो विषग्न परिणाम भी उसमें आ जाएगा। और कासमर्द की फलश्रुति देखनी चाहिए। और पीता आमल का सौभाग्य, हरिद्रा आमल का और टंकण 60 वाराणी, तो 60 बार सिंदूराभम प्रजाए क्षयाद अखिल रोगग्न भवेद रोगानुपान, और रोग के अनुपान के अनुसार सकल रोगग्न, ये क्षयाद या अखिल रोगग्न सौभाग्य टंकण। यस, 2-3 पाठांचे अभ्रक भस्म बनवता येईल, म्हणजे अवस्थेनुसार वापरता येईल। ये सही है।
तो पीताम्बर का सौभाग्य ये जो है वो शायद प्रमेह में हम ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकेंगे, और खास करके स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज के हिसाब से ये अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे महेशु धात्री निश्चय ये है, और कंकड़ है उसके साथ में, और 60 बार कूट देना है, तो ये वटमूल त्वचक्वाथे स्तांबूली पत्रमसारतः वासा मत्स्याक्षिकाभ्यां वा मीनाक्ष्या मकठिल्लया मकठिल्ली पैसा वटवृक्षस्य मर्दितं पुटितं घनं भवेत् दिशतिवारेण सिन्दूरसदृशप्रभं भवेत् विंशतिवारेण। तो सिंदूर जैसे बन जाता है, ये तो मैंने देखा नहीं अमृतवस्त्र इस प्रकार। कासमर्दोरिमर्दश्च कासारिक कर्कशस्तथा कासमर्ददलं रुच्यं वृष्यं कासविशास्त्रनु मधुरं कफवातघ्नं पाचनं कंठशोधनम, विशेषतः कासाहारम पित्तघ्नम ग्राहकम लघु। तो ये त्रिदोषज्ञ नहीं है, लेकिन वात पित्त कफवातघ्न और पित्तघ्न अलग अलग बताया गया है। वृक्ष और वृक्ष है, ये भी एक कास विशास्त्र, कास रक्त पित्त और विष, और कासमर्द वैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मधुरं कफवातघ्नं पाचनं कंठशोधनम, विशेषतः कासहरम। टंकणने अपतर्पण होते म्हणून फक्त निशामलकीने मिश्रण मारण केले तर जास्त योग्य होईल। ऐसा नहीं बता सकते, टंकण वैसे वृक्ष भी है, अपतर्पण करने वाला है या नहीं है ये थोड़ा देखना चाहिए। और शायद ये कैटालिटिक एक्शन उसकी होगी, ये बात हो सकती है, तो उसी के साथ करना बेहतर इस प्रकार का रहेगा। मी शतपुटी केले, सिंदूर सारखे लाल भडक होते, नंतर फोटो पाठ। भावना एक अंशी दी है, टंकण हृदयपणा है। तो ठीक है, अगर मुझे दे भी सकते हो थोड़ा। किसी ने 500 फुटी या सहस्र फुटी बनाया है क्या हम में से? भावना विविध दी है, उसके साथ भेजो किस किस की भावना दी है इस प्रकार से, और फिर उसके आधार पर शायद ये सोचेंगे कि उसका कहाँ पे प्रयोग करना है इस प्रकार से। और खास करके कैंसर में तो मुझे करना ही है, तो मुझे थोड़ा सा उसमें दिलचस्पी है। वटमूल त्वचक्वाथैः स्ताम्बूलीपत्र सारतः वासा मत्स्याक्षिकाभ्यां वा मीनाक्ष्यां मकठिल्लया, मकठिल्ली क्या है मालूम नहीं, ये भी संधिर सदृश हरिद्रामलक टंकणैः समर्दित। यद्यप्येवं सौभाग्यस्य भागो नोक्तः तथापि तन्त्रान्तर रसवादात् द्विगुणो बोध्यः धान्याभृतस्य भारतैकं भागो द्वौ टङ्कणस्य च इति। एवंच हरिद्रामलकरसाभ्यां हिङ्गुणेन टङ्कणचूर्णेन सह धान्याभ्रं पिष्ट्वा चक्रीकृत्य षष्टिपुटं दद्यात्। रोगानुपानतः यस्मिन् व्याधौ प्रयुञ्जेत तत्तद्व्याधिनाशकानुपानयोगात् इत्यर्थः। वटमूल इति वटमूलक्वाथैः एकमर्दनम् अथवा ताम्बूलीपत्रसारतः पर्णपत्रस्य रसेन अथवा अथवा सकठिल्यया
मीनाक्षा कठिल्ल कर्कट वन कॉक्रिल अशी भाषा. मीनाक्षी गंडपूर्वा ब्राह्मी वा अथवा वटवृक्षस्य पयसा वटक्षीरेण एषा पंचानाम् एकतमरसेन वर्धयित्वा विंशतिपुटं देयम्. आगे सत्वपातन के बारे में है. कठिल्लक मकटिल्ल मीनाक्षा मकठिल्लया. तो कठिल्ल है मीनाक्षाम कठिल्लया. म का संबंध नाही दिख रहा. बाजारात जे सहस्रपुटी मिळते ते पण सिंदूर प्रमाणे लाल नसते, फिक्कट असते. म्हणजे 20-25 फुटेच दिलेली असावे. तो इसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के उपलब्ध है बाजार में. और हमारे वैद्यों में से किसी ने अगर किया है, चाहे विवेक साने, मनोज पत्ती, अमित घोड़के या मंगेश, इनमें से कोई किसी ने अगर किया है ज्यादा फूट देखकर इस प्रकार से, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा. हाँ, तो ऐसा वटवृक्षस्य वाचताना प्रॅक्टिकली त्यांनी केलेलं आहे आणि काय अडचण येतात यांचं थोडंच तरी यायला पाहिजे, कारण theoretically वाचत जातो आणि विसरतो. ठीक आहे, याच्यात प्रॅक्टिकल अडचणीचा फारसा संबंध नाहीये, स्पष्ट आहे. प्रॅक्टिकली ज्या लोकांनी काय केलेलं आहे तर ते खरं इथे हे झालं तर कळत की हे लोक हे करताना घेऊ शकता. हमारे यहाँ तो अभी एक मंगेश ठमके ही है कि जिसने प्रैक्टिकल किया है. इससे आतिश के बारे में मुझे पता नहीं है, इसलिए ज्यादा दिलचस्पी ली है इसमें, लेकिन वो अपने अनुभव बताए और जो भी किया है वो सामने लाए, ये बेहतर इसके काम है. तो अथ सत्वपातनम पादांश टंकणोपेतम मुसली रसवर्धितम वृंद्यात कोष्ठ्या दृढं तत्वरूपं भवेत्. 2.5 ते 3 वर्ष लागतात शतपटी अपराध बनवायला. मैंने कैलकुलेशन किया था, सहस्त्रपुटी बनाने के लिए कम से कम 10 से 12 बरस लगते हैं, लेकिन इस शतपुटी बनाने में 2-3 बरस लगते हैं, तो उसके 10 गुना यानी कि 22-23 बरस लग जाएंगे. तो रेगुलर रूप से अगर भावनाएं देते रहते हैं और फिर वर्षा ऋतु के कुछ अंश छोड़ते हैं जहाँ बहुत ही बारिश होगी, तो थोड़ा देखना पड़ेगा. और वो सूखने में भी थोड़ी कष्ट होगी. कौशिक ने अर्कत त्रिफला मारित केले होते प्रमेह घ्न म्हणून. अर्क और त्रिफला मारित तो किसने कुछ दिए थे. तो पादांश टंकणोपेतम, एक पाद इतना टंकण डाल के मुसली रस मर्दित, और मुसली रस से मर्दन करके रुंध्यात कोष्ठ्या दृढ़म भासम, तो कोष्ठ में उसको बंद करके मापन अगर करेंगे तो सत्वरूपम भवित. तो ये सत्वरूप इस प्रकार का हो जाता है. अब सत्व कुछ लोगों ने किया है और शायद मैंने सुना है, योगिनी से सुना है, 30 फुट एका भावनेला आणि फुटाला 3 दिवस लागतात. 30 फुटे दिल्ली ओके. तो एक महीना के लिए अगर 30
3 दिन लगते, एक फुट के लिए 3 दिन लगते, तो उस हिसाब से कितने दिन लगेंगे हम सोच सकते हैं। कंटिन्यूअस अगर प्रोसेस चलती रहती है तो भी ये काफी समय लेने वाली स्थिति है। और उसमें अगर कुछ बाधाएं आती है, सूखा नहीं रहे वर्षा, तो और दिन लग जाएंगे, इसमें ये संदेह की बात नहीं है। त्यात एक पाठच असा आहे की 10 वनस्पतीच्या भावना देऊन 1 फूट दिलं की 10 फूट झाली, असा सहस्रपुटी करता येते. काय 10 वनस्पतीच्या भावना देऊन 1 फूट दिलं की ते 10 फूट झाली, असं सहस्रपुटी करता येईल. ग्रंथाचा रेफरन्स पाठवतो. ओके, तो इस तरीके से बना सहस्रपुटी, अगर इस तरीके से भी बनता है, या हर भावना के बाद 1 फुट, इस प्रकार से बना सहस्रपुटी, इसमें काफी अंतर है, इसमें कोई संदेह है इस प्रकार की बात नहीं। और इसमें जितनी उष्णता जा रही है, ये एक शक्ति समा जाती है और ये सहन करने की ताकत अवरत बस में, ये उसकी खासियत है। बाकी किसी द्रव्यों के बारे में इतने फुट देने का सवाल नहीं उठता, और उसका आगे मारण भी नहीं होता, तो ये इसमें बरेच लोग असा शॉर्टकट करतात, पण हे अयोग्य है। हाँ, तो उसका रेफरेंस देखना चाहिए कि क्या रेफरेंस है, अगर इस प्रकार से। वैसे भी बहुत सारे बातों के बारे में शॉर्टकट लिया जाता है, और यही कारण है कि आयुर्वेद बदनाम होता है। स्टैंडर्डाइजेशन करने की जरूरत है, ऐसा लोग मानते हैं इसमें, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन बहुत डिफिकल्ट है, एक तो मुश्किल है, और दूसरी बात ऐसी है कि इतने सारे पाठ है कि अलग अलग करना पडेगा. कंकण मारित केल्यावर फूट दिल्यावर काच तयार झाली होती, जास्त उष्णता बसल्याने कमी उष्णता द्यावी लागेल. हाँ, ये कांच बनाने का विधि एक बार देखना चाहिए. हमारे यहाँ बम्बई में रहते थे, बॉम्बे ग्लास वर्क्स, ये कांच का कारखाना था वहां पे, और हम देखते थे कैसे उसको तप्त करते हैं, और फिर ढालन होता है उसका विभिन्न शेप्स के लिए, और फिर वो कांच इस प्रकार की बन जाती है, उसमें कलर कैसे डाले जाते हैं ये भी देखा था. प्रत्येक वेळी अग्निसंस्कार होणे आवश्यक आहे, याने पार्टिकल्स बरेच बारीक होतात, नॅनो पार्टिकल्स. तो ये भी एक अहम मुद्दा है कि भस्म होता है या मारण होता है तो क्या प्रक्रिया होती है. इसमें 2 हिस्से हैं, एक भावना देना, भावना किस द्रव्य की जाती है उसके आधार पर उसमें कहाँ पे प्रयोग हुआ है, ये थोड़ा सा निर्भर होता है, और दूसरा अग्नि संस्कार इस प्रकार से करते रहे. तो अग्नि संस्कार में शायद वनस्पति द्रव्य जल जाता है, लेकिन मूल द्रव्य जो है वो तो रहता है, और उसके ऊपर संस्कार होते रहते हैं, और भावना द्रव्य, यद्यपि भावना द्रव्य तो जल जाता है, इसमें आशंका नहीं है, फिर भी ये अंतर्धूम इस तरीके से है क्योंकि शराब में डाल के फूट देते हैं, तो उसकी रक्षा होकर वो उसमें मिल जाती है, ये एक पॉसिबिलिटी है.
ज्यादातर अंश जल जाएगा, लेकिन जो रक्षा बनेगी इसके बारे में काफी बहस हुई है, नहीं हुई है ये मुझे पता नहीं है। जिस पर ये प्रक्रिया बनती है तो उसमें भस्म समा जाता है, वो कितना समा जाता है और मनोरथ उस चक्रिका को प्राप्त हो जाता है, जिसको निकाल कर फिर आगे की भावना दे सकते हैं इस प्रकार से। और उन वनस्पतियों का संस्कार तो होता ही है, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन उसका उसकी रक्षा एक अंश बनकर उसमें मिल जाती है। ये भी एक अहम मुद्दा इसमें है। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। एकच वेळी मर्दन ही होत राहील, कुटाग्नी मिळत राहील, असे काही यंत्रणा करता आली तर कमी कालावधीत संस्कृतीप्रमाणे सूक्ष्मतर भस्म मिळू शकेल। ये तो नहीं होगा, क्योंकि वो भस्म नहीं रहेगा, उसको भर्जन संस्कार होगा। और भर्जन संस्कार में उसकी जो रक्षा बनेगी वो बाहर जाने की संभावना ज्यादा है और जल जाने की भी संभावना है। तो यही प्रक्रिया करते रहे, लेकिन कम कालावधि में कैसे कर सकते हैं। मिनिमम 3 दिन में होते हैं, तो भी 360 दिनों में 120 इस प्रकार का हो गया, लगातार करते रहेंगे तो 10 बरस तो मिनिमम चाहिए। अगर हमें सहस्त्रपुटी इस तरीके से बनाना है। और जैसा कि पुनर्वसु में औषधशाला के बाहर ये नहीं है, बहुत सारे लोगों के घर में ये बाहर किया जाता है, लेकिन अगर उसमें रूफ है, छप्पर है, तो वर्षा ऋतु में भी कर सकते हैं, सिर्फ सूखने का सवाल रहेगा। उसको शायद ये हॉट एयर ब्लो वगैरह इस प्रकार से करके सुखाएंगे तो जल्दी सूख सकेगा वर्षा ऋतु में, ये पॉसिबल है। तो थोड़ा देखना चाहिए। आश्रम भस्म अमृतीकरण करूनच वापरावे। आश्रम आश्रम क्या है? अभ्रक भस्म अमृतीकरण केल्यानंतर थोडेसे कृष्णवर्णी होते, जर तप्त पद्धतीने केले तर श्रेष्ठ होईल। यंत्राचा वापर केला तर उत्तम होते। बऱ्याच कंपन्या कढईमध्ये भस्म करतात, पण याने पार्टिकल लहान होत नाही। तो ये कढ़ाई में करने की चीज है ही नहीं, स्वर्णमक्षी कढ़ाई में करता है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन अभ्रक भस्म कढ़ाई में करने की प्रोसेस नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा अलगता से सोचना पड़ेगा। अभी मैं चाहता हूं कि जो सबसे अच्छा तरीका है, चाहे समय कितना भी लगे और खर्चा कितना भी, एक बार उसको 6x कर दिया, 1 ग्राम अभ्रक भस्म से भी हमें कुछ किलो सूक्ष्म अभ्रक मिल जाएगा। तो कितना भी खर्चा हो, लेकिन ग्रंथ के तरीके से उसको अगर बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और वैसे एलोपैथी की तुलना में भावना वाढल्याशिवाय पूट देऊ नये
NIA जयपूरमध्ये डिजिटल फर्नेस आणि ड्रायर आहे, त्याने वेळ वाचतो आणि टेम्परेचर योग्य देता येतो. वही मैं बता रहा था कि हॉट एयर ब्लो वगैरह इस प्रकार के प्रयोग में लाएंगे तो शायद ये शुष्क होना आसान इस प्रकार का होगा, लेकिन ये करने के बजाय नहीं करना है, ये करके ही करना है, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का। और भली भांति अगर इस प्रकार का अपरक भस्म बने तो फिर हम सभी इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, और एक बार बन गया तो हमारे जीवन की आपूर्ति हो जाएगी, जीवन के लिए वो ठीक रहेगा, तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अभी मंगेश ठमके अगर कर रहा है तो मैंने एक सुझाव दिया था बीच में कि हम सिंडिकेट जैसा बनाएंगे और उसी से दवाइयां खरीदते रहेंगे। तो अभी जो उसने कर्जा उठाया है ये उसकी आपूर्ति जल्दी होगी, इस प्रकार से हमें भी अच्छे द्रव्य मिलेंगे इस प्रकार से, और प्रामाणिकता से करता रहे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कंपनियों में शॉर्टकट्स लिए जाते हैं तो वो तो नहीं होना है, ये सबसे अहम इस प्रकार की बात है। तो किसी एक व्यक्ति को अगर हम सपोर्ट करेंगे इसके लिए तो ये भी अच्छी चीज होगी और हमें अच्छी दवाइयाँ मिलेगी। और ये जो बात है कि उसकी कीमत ज्यादा होगी वगैरह वगैरह, उसके बारे में सोचना नहीं है, हमें क्वालिटी चाहिए। और अगर आगे चलकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड एडवांस केसेस को ट्रीट करना है, जैसे अभी के कोविड-19 की सिचुएशन में वेंटिलेटर पे पेशेंट है या फिर आईसीयू में है, तो इसमें हमें क्वालिटी मेडिसिन ही चाहिए, चाहे उसकी कितनी भी कॉस्ट। तो सूक्ष्म करके प्रयोग में लाएंगे तो कोई आपत्ति इसमें नहीं। तो इसके बारे में जरूर सोचे। मैं भी एक बार मंगेश से बात कर लेता हूँ, और मंगेश के पास अगर कोई सुझाव है किस प्रकार से वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसको शेयर करने के लिए कहूँगा, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ठीक है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कल का जो विषय था पॉलिसी डिसीजन, हमारा नए विकारों के बारे में क्या होना चाहिए, इसके बारे में मुझे और भी बात करनी है, तो उसको अभी आगे बढ़ाते हैं और ये कल फिर से ले लेंगे। और सत्व के बारे में किसी के अगर अनुभव है तो वो भी वो बताए। इलेक्ट्रिक डिजिटल फर्नेस मध्ये धूर कमी तयार होतो, मी 400 ते 500 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर वापरले होते आणि ते हळूहळू वाढतं. प्रत्येक फुटाच्या टेम्परेचर ग्राफ आम्ही तयार केला आणि त्या पद्धतीने मशीन सेट केलं. ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसमें करना है तो, लेकिन मैं समझता हूँ कि शुरू में तो पारंपरिक पद्धति से बनाए, वो हमारे हाथ में आए, और फिर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कैसे उसमें सुलभता लाएंगे इसके बारे में सोचेंगे, ज्यादा अच्छा है। त्यांच्याकडे कुठले भस्म तयार आहेत ते ग्रुपवर टाकावे, या वो तो बता सकते हैं। तो मंगेश ने कर्जा उठा के मशीनरी खरीदी है, तो वो अगर इसमें बता देगा तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो सभी को अच्छी दवाइयाँ मिलती रहेगी इस प्रकार से। मेरे पास अभी एक घी का सोर्स है जो मैं अभी प्रयोग में ला रहा हूँ, गुजरात से दिनेश चौधरी इसमें भी है। तो देसी गाय का घी पहले 1200 रुपए किलो इस प्रकार से आता था, अभी 1100 रुपए किलो इसमें बता दिया है।
तो और ट्रांसपोर्ट, तो ये सब मिला के ट्रांसपोर्ट और ये मिला के 11,500 से ज्यादा बन जाता। और बाजार में मिलने वाला घी जो जर्सी गाय का है वो 550-600 के आसपास है, तो इससे दुगना हो जाता है। तो भी ठीक है मैं समझता हूँ। और फिर उसके जरिए अगर हम रक्त कल्याण कृत या हमें जो चाहिए महाकल्याण कृत वगैरह ये बनाते रहेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। गिर का गिर ही है ऐसा मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक जो मैंने सुना है उसमें ये सबसे सस्ता है और क्वालिटी अच्छी है दोनों। तो मैं बड़े पैमाने पर घी मंगवाता रहता हूँ, 20-20 किलो के पैक में आता है, 5-5 किलो के 4 पैक इस प्रकार से। और रक्त कल्याण की हमारी रिक्वायरमेंट तो एक हफ्ते के लिए कम से कम 5 किलो, कभी कभी 10 किलो, तो कभी 10 किलो बनाते हैं, कभी 5 किलो बनाते हैं। तो महीने में कम से कम 30 किलो हमें लगता ही है, मेरी प्रैक्टिस के लिए लगता है इस प्रकार से। अब बाकी भी मैंने मंगवाना शुरू किया, महाकल्याण धात्रेयदी घृत, सुकुमार को घृत, ये सब बनाने के लिए, तो वो भी अभी प्रचलन में आने लगे। और ये पथमेड़ा वाली जो कंपनी है उसका एक गव्यामृत करके ब्रांड है, उसका एक घी इस प्रकार से सिद्ध घृत आता है, जैसे कि त्रिफला घृत है या पंचगव्य घृत है वगैरह, तो उनका प्रयोग मैं कर रहा हूँ अभी। उनका पैकिंग का प्रॉब्लम है, वो सील करते हैं तो भी उसमें से घी बाहर आता है, ये मालूम नहीं है। और फिर इतने बड़े ट्रांसपोर्ट में ये मुसीबत हो जाती है, तो एक अलग माहौल है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर देसी गाय के घी से बनता है तो प्राइस ज्यादा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी हम हमारा मार्जिन कम कर दे और वाजबी दाम पर मरीजों को दे, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का। तो फिलहाल एलोपैथी का निदान और आयुर्वेद की चिकित्सा इस प्रकार का माहौल ज्यादा प्रचलन में है, लेकिन उसमें आयुर्वेद कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि निदान पंचक का विचार नहीं होता है, अवस्थाओं का विचार नहीं होता है। फिर नुस्खे जैसा हो जाता है कि इसके लिए ये दे दो, इसके लिए ये दे दो, इस प्रकार से। तो बेहतर ऑप्शन है कि हाँ, उसको हम भली भांति आयुर्वेद में कैसे लाएंगे और आयुर्वेद की दृष्टि से निदान चिकित्सा कैसे करेंगे, इसके बारे में ज्यादा। तो आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस को लेकर एलोपैथी का डिसीज और उसमें जो कॉमन डिसीजेस है वो पहले ले लेंगे, जो अनकॉमन है वो बाद में उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन डायबिटीज है, कैंसर है, किडनी फेलियर है, सोरियासिस है, काफी डिसीजेस है, तो उनके बारे में पहले सोचेंगे। फिर उसको आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में कैसे देखें। एक कॉमन प्लेटफॉर्म दोषों का इस प्रकार का है, क्योंकि वाग्भट में जो पद्धति अंगीकार की है, निदान के पहले अध्याय में दोषों के कारण बता दिए इस प्रकार से। और व्यायामात अपतर्पणात् प्रपतनात् भंगात् क्रियाकाग्रात् माधव निदान में जैसे बताया है, उसका थोड़ा सा संक्षिप्त उसमें ये भी ले सकते हैं, माधव निदान में जो बताए गए। और फिर हर रोग की एक खासियत है, तो उसको कैसे समझेंगे। विकार प्रकृति और विकार का एक नेचर है, डिसीज का नेचर है, तो वो समझ लेना है। और दोषों से वहां तक कैसे पहुंचे,
विकार प्रकृति के तरफ कैसे पहुंचेंगे, ये सोचना। तो दोष प्रकोप हेतु प्रागुक्तस्तेन साधित एंगल मदति विषते वजैसे आश्रय संप्राप्ति के बारे में बताया गया। उसी प्रकार के दोषों के प्रकोप के कारण जो सभी ग्रंथों में है वो इकट्ठा करके हर रोग में दोष दूष समूर्छना कैसे बनती है ये समझ लेना है। और फिर उस व्याधि का निदान पंचक बताना है। खास करके अगर अलग रोग हेतु है तो उनके बारे में सोचना। यह अलग कैटेगरी है रोग हेतु। तो जैसे श्वास में रजो धूमा निलय मर्मघाताम रजो धूमा निलय मर्मघाताम मर्मघाता ततो हिनाहुनाम बोला। इस प्रकार के दमक श्वास के हेतु स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। जैसे अभी हम कैंसर के बारे में सोच रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ये मेन कल्प्रिट है और इसके लिए शुद्धोषोगंधन का प्रयोग करना है। तो ये जो भी मुद्दे हैं उनको सामने रखना है, उनके बारे में ज्यादा फिक्र करना है कि अगर डायबिटीज को आप देखना चाहते हैं तो तो दोनों तरीके से देखना चाहिए या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और फिर ये कारण उसमें दिखाई देते हैं। इसमें स्टेरॉइड्स का प्रयोग करने के कारण डायबिटीज हो गया, ये भी कारण आ जाने चाहिए अभी के जो अभी फिलहाल कोविड-19 में स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया गया और फिर उससे डायबिटीज बढ़ गया। कुछ लोगों में वो स्टेबल हो गया, कुछ लोगों में चला गया। तो ये भी कारण सामने हमारे आने चाहिए। और फिर इन कारण अवस्थाओं के जरिए चिकित्सा किस प्रकार की होनी है उसके बारे में सुझाव देने हैं। फिर भी हर एक की कोई खासियत रहेगी और ये बताना मुश्किल होगा कि सभी के लिए एक तरीके की चिकित्सा हो सकती है, ऐसा नहीं होगा। फिर भी काफी हद तक लोगों को इससे मार्गदर्शन मिलेगा और उसके जरिए जो नवीन आधुनिक विज्ञान के द्वारा प्रसारित हुए इस प्रकार के रोग है उनके बारे में आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे सोचना है, ये बातें हम अगर सामने लाएंगे तो जो आयुर्वेदिक चिकित्सा होगी वो आयुर्वेदिक चिकित्सा होगी। नहीं तो केवल इस रोग के लिए ये दवाइयां दे देना ये आयुर्वेदिक चिकित्सा नहीं है। तो फिलहाल उसके बारे में ज्यादा प्रयास होने चाहिए और ऐसा होने पर भारत भर के जो बीएमएस ग्रेजुएट प्रैक्टिस कर वो हमारी तरफ मुड़ सकते हैं और ये एक अहम मुद्दा होगा क्योंकि हमारा बेस बढ़ जाएगा, अच्छा होगा। केवल हम वैद्यों के लिए काम करेंगे ऐसा नहीं होगा, बाकी लोगों के लिए भी हम काम करेंगे, इस प्रकार की स्थिति होगी। तो ये एक अहम मुद्दा है कि फिलहाल आगे कैसे अब मैं इंटीग्रेटेड अप्रोच से बेहतर है कि सर्वांगीण अप्रोच। जैसे मैंने अभी ये कैंसर के बारे में सोचा है, कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस फोरम, और उसमें एलोपैथी के भी लोग होंगे, आयुर्वेद के भी होंगे, होम्योपैथी के भी होंगे और अपने अपने तरीके से उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में चिकित्सा कैसी करनी है इसके बारे में सोचेंगे। तो मरीजों का फायदा होगा क्योंकि वो सिर्फ एलोपैथिक की ही दृष्टि से उसको देखते आ रहे हैं और बाकी एंगल्स मालूम ही नहीं है। तो इसमें दूसरे एंगल है भी, ये भी मालूम नहीं। आयुर्वेद की अपनी रीति है, अपनी पद्धति है देखने की और
ये अगर पता ही नहीं तो ये कैसे होगा? तो इसलिए इस प्रकार के फोरम एस्टेब्लिश होना और उनके जरिए ये लोगों तक पहुंचाना, ये एक आवश्यक इस प्रकार की बात है। तो ठीक है, मैं प्रातिपदिक कोश के जरिए जो मेरे उद्दिष्ट है उनमें से एक उद्दिष्ट है आईसीडी का आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से निदान और चिकित्सा इस प्रकार से, तो इसमें सहयोग देते रहे। दूसरा, मैंने एक अभी पॉलिसी डिसीजन ले लिया है कि इस काम को, प्रातिपदिक कोश के काम को, जो अभी मृदुला, सविता, सीमा घर से कर रहे हैं, राजनवाद से भी घर से कर रहे हैं, उसको एक इंस्टीट्यूशन का स्वरूप दे देंगे और मेरे ही क्लिनिक में, सदाशिव वाले क्लिनिक में 2 व्यक्तियों को अपॉइंट करेंगे कोर्स के लिए रेगुलर पेमेंट बेसिस पर। और उसमें कोऑर्डिनेशन अच्छा इस प्रकार का रहेगा और नियमित रूप से डिजाइन वर्क है वो होता रहेगा। अभी इन सभी का जो समय है, सविता, सीमा, राजन, तो प्रोग्राम का डेवलपमेंट, इसमें आने वाली दिक्कतें, उसको सुलझाना, इसी में ज्यादा जा रहा है। और काम को अगर तेजी से आगे बढ़ाना है तो हमें समूचे ग्रंथ इसमें लेने हैं। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ये सभी इसमें किस प्रकार से समझ आए और फिर उसमें से प्रातिपदिक कोश में कैसे उठाए जाए, ये एक देखने की चीज है। ये अभी वस्तुगुप्त के बारे में, विकिपीडिया के बारे में जो बात हो रही है उसका भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोई व्यक्ति वहां पे निर्धारित हो जो इसके बारे में अपडेट करती रहे इस प्रकार से क्या क्या हो रहा है, कौन कौन किस प्रकार से काम कर रहा है। अभी इसमें साक्षी पाटस्कर भी ज्वाइन हो गई है, मधुरा एरंडे भी ज्वाइन हो गई है जो भली भांति इसमें काम कर रही है। और भी लोग जुड़ जाएंगे इस प्रकार से। लेकिन एक बेस होगा। We can think of modern technology as helpful, but allopathic medicines as hindrance in treating patients if we think of giving proper treatment in Ayurvedic way. We can include these methods with Nidan Pancham. वही तो मैं सोच रहा हूँ कि एलोपैथी की जो दवाइयाँ हैं उसके जो साइड इफेक्ट्स है उसको सामने रखेंगे और उसके लिए एंटीडोट क्या दे सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे। तो ये भी एक काम है इसमें कि प्रातिपदिक कोश का ही सही, ये सब जानकारी इकट्ठा करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और उसके बारे में सुझाव किस प्रकार के होंगे उसके बारे में सोचना। तो हमारा एक रेगुलर सेंटर बन जाता है, तो ये कोऑर्डिनेशन ज्यादा अच्छा इस प्रकार से होता है। तो ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने से, सितंबर से इस कार्य का आरंभ करें। आपके परिचय में अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के है जो तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार है और पूरे हफ्ते के लिए आना है, सोमवार से शनिवार तक क्लिनिक में आना है, मेरे क्लिनिक में आकर बैठ के काम करना है, इस प्रकार का है, तो मुझे रेफरेंस दे दे या उनको मुझे कांटेक्ट करने के लिए। इसमें 2-3 प्रकार का एक्सपर्टाइज आवश्यक है, तो अलग अलग लोग रहेंगे या एक ही व्यक्ति अगर मिलती है तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखेंगे संस्कृत की थोड़ी जानकारी होना जरूरी है, कंप्यूटर की जानकारी होना जरूरी है, टेक्नोलॉजी खास करके इस प्रकार से, और कोऑर्डिनेशन ये भी होना जरूरी है इस प्रकार का। और वैसे एक हमारे लिए सुविधा है कि राजनबाग नजदीक है वहां से, क्लिनिक से, तो वो थोड़ा हिस्सा ले सकते हैं और कुछ कठिनाइयां हो तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर
किस प्रकार का होगा। और जो मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ कि फिलहाल किस प्रकार की पॉलिसी बने कि जिसके जरिए हम इन सभी रोगों को भली भांति ट्रीट करेंगे और उसमें आयुर्वेद होगा, केवल एलोपैथी का डायग्नोसिस और आयुर्वेद की चिकित्सा ये माहौल नहीं होगा, रेगुलर आयुर्वेद की दृष्टि से विचार होगा। ये सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा है। तो ठीक है, आपके पहचान में इस प्रकार के कोई है, खास करके जिन लड़कियों की शादी होकर वो पुणे में आई है और कुछ नहीं करी, प्रैक्टिस शुरू नहीं की है या फिर उसमें दिक्कतें हैं वगैरह वगैरह, पति अन्य फील्ड का है और उनको समय है, तो ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और शादी होकर पुणे में आई हो तो शायद वो टिकने की संभावना ज्यादा है। स्टेपिंग स्टोन वैसे करने वाले भी कुछ लोग बनेंगे, लेकिन उनसे बेहतर है जो दीर्घकाल काम कर सके, वो ज्यादा बेहतर है इस प्रकार के। तो ऐसे कोई सुझाव है तो मुझे दे देगा, आगे बढ़ेंगे। तो यही रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो ओम शांति शांति। विरम्य व्याख्यान